वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज आप लोगों के लिए आज से क्विज मैंने स्टार्ट करवाई है, अपनी टीम से एडिटिंग करवा कर क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं, जो कि मुझे लगा आप लोगों को डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप लोगों को अपना खुद का भी आकलन करना है, उसके बाद आप लोगों को कमेंट कर कर जवाब भी देना है। मैं तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा ही, और आप भी कमेंट कर कर बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो आप उस पर ज़रूर लिखें, जिससे क्या है कि फर्दर किसी और को भी डीप नॉलेज हो। किसी एक क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन की स्लाइड मैंने तैयार की है, उसमें आपको ऑप्शन आएगा, ऑप्शन के बाद आपको जो है ऑप्शन दिखेंगे, क्वेश्चन दिखेगा, फिर ऑप्शन दिखेंगे, उसके बाद आपको क्लिक कर कर बताना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो विद एनर्जी के साथ बैठ जाएं, मोबाइल लें, कान में ईयरफोन हो तो लगा लें और आराम से चीज़ों को समझें, और 10 से 15 मिनट जो भी समय लगेगा, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपको दिखाता हूँ, स्लाइड आने वाली, आप लोग तैयार रहें। पहला क्वेश्चन आपका यह है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? आइंस्टीन, न्यूटन, रोमर और गैलीलियो। तो आप तुरंत इसको सोच लें, बताएं, कमेंट कर कर जवाब दें, या सोच लें, आप अपने दिमाग में क्लिक लगाएं, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, ठीक है भाई। रोमर, ठीक है, अपने आप ऑप्शन ये क्लिक हो गया, रोमर, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मैं पढ़कर सुना सकता हूं। श्वेत प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये काफी कम चीजें आपको लिखी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पर जो चीजें, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वाइब्योर जो होता है, सभी अगर मिला दिए जाएं तो श्वेत प्रकाश बनता है, ठीक है भाई। तो इस चीज को भी अच्छे से समझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। अभी आइंस्टीन मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था भाई साहब, सापेक्षिकता का। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे पूछ दूं आइंस्टीन से रिलेटेड करके, तो नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है भाई। जल में प्रकाश का वेग कितना होगा? आप मुझे बताओ, जल में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो जल में प्रकाश का वेग होगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और मैं अगला प्रश्न इसी में और बताना चाहूंगा कि प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट दोस्तों 19 सेकेंड लगता है, ठीक है। हाइजन जो थे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी दिया था। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, उतना मैं यहां पर लिखा नहीं जा सकता था, ठीक है। तो उस चीजों को आप लोग समझना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर लिखा भी जा सकता, तो चलिए मैं लिखकर भी इस बार से आपको सुनाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न अगर आप देखें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से आ गया होगा। भारत पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना कोण है? आप बोलेंगे तो डिटेल नॉलेज नहीं भी दूंगा, लेकिन आपको जो मुझे बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जितना डिटेल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बताइए, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना कोण होता है? आप बताइए, ठीक है भाई साहब, बताएं। आप ऑप्शन अपने दिमाग में लगाएं, उसके बाद बताएं कि कितना कोण होता है, सोचें और बताएं, ठीक है। तो पृथ्वी के बीच और इसके बीच लगभग 18 अंश का कोण होता है, ठीक है भाई। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए मैं यहां पर लिखना भी चाहूंगा, कुछ चीजें आपको बताना भी चाहूंगा, ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, ये भी आपको पता होगा, यहां पर रेड पेन आ चुका है, ठीक है। चंद्रमा को पहली बार यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा चीजों में दिक्कतें आ रही हैं मुझे, ठीक है। कोई चीज पहली बार करो, धीरे धीरे अभी मैं इसके गो थ्रू हो जाऊंगा, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है भाई साहब? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। ये आपको पता होना। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बीच घूमने वाले ग्रहों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस, ठीक है। इस बात को आप समझ लें, सेरेस, ठीक है। ये हो गया। शुक्र जो है, शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन भी
कहा जाता है। ठीक है, ग्रह से काफी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि बृहस्पति पीले रंग का होता है, नेपच्यून हल्का पीला होता है, यूरेनस को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे ज्यादा आप अब ये भी बता सकते हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र को ये कहते हैं। तो ये सारे क्रम है, तो वो डिटेल आप समझें, सुने केवल। ठीक है, आपको केवल सुनना है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। तो अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया, गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? अब ऑप्शन को सोचें और दिमाग लगाएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, सोने के सिक्कों को, चांदी के नहीं, सोने के सिक्कों को। ठीक है भाई साहब, तो सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन यहां पर आ चुका है आपके सामने, दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता है और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप समझ ले, दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, सातवाहन शासकों ने कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था, काफी सारी चीजों को किया था। कुषाण शासकों ने जो है आपकी सोने की मुद्रा का प्रचलन किया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था, कि दशमलव प्रणाली से किया जाए उनका। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था? आप ऑप्शन देखें, बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज। तो ऑप्शन यहां पर जो राइट होगा आप कमेंट कर बताएं, मैं आपको क्लिक कर बताता हूं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने सेना को और भी बहुत काम किए थे। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने व सैनिकों को हुलिया प्रशासन रखने की भी नींव रखनी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की भी उपाधि धारण की थी भाई साहब। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग चलें, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? इस बात को बताएं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। ए.के. सेन, गुन्नार मिल्टन, एस चक्रवर्ती, आर्थर लुइस। तो आपकी स्क्रीन है और यहां पर अब आपके सामने होगा आंसर। गुन्नार मिल्टन ने किया था, विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। किसने भाई साहब? गुन्नार मिल्टन ने। ठीक है, रोलिंग प्लान को अनवरत योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और जो रोलिंग प्लान है भाई साहब, ये आपकी किससे आई थी पता है आपको? रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई हुई थी। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान लागू हुआ था। ठीक है, इस बात को समझ ले। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रथम परियोजना किस प्रकार, 5वीं परियोजना की बात आती है तो प्रथम परियोजना किस मॉडल पर था? तो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय परियोजना किस पर था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालबोनिस। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? यहां पर कंप्यूटर से सवाल मैंने लिया हुआ है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जानने के लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। डेटा का संग्रह, कंप्यूटर का संग्रह, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना तैयार करना, और यहां पर आता है आपका ऑप्शन वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का ये अर्थ होता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। ठीक है, इस बात को समझें, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए डेटा प्रोसेसिंग का यह अर्थ होता है। विश्व का जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो यूनिवेक था। और लेजर प्रिंटर जो होता है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो, मेरे पढ़ाने के तरीके में और भी कुछ चेंजेस लाने हो तो आप यार कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर डेली बाय डेली प्रोग्रेस किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है। आपको एक अलग तरीके से मतलब हर जगह आपको नॉलेज देने की कोशिश की जा रही, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको कोई कमी लगे तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। और यहां पर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन का इन्होंने पूछ दिया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अधिवेशन के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। और यहां पर ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है
जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी, ठीक है। और इस अधिवेशन में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है, ठीक है। और अगर इसी में मैं आपसे पूछूं, गांधी जी को, एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, गांधी जी को सिर्फ एक बार किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? आप कमेंट करके जरूर बताएं। यह प्रश्न आज का प्रश्न है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि गांधी युग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यार देखोगे तो आपको दिखेगा अपनी स्क्रीन में, लार की प्रवृत्ति क्या है? निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी? बताइए, आप सोच के रखिए और कमेंट करिए। और ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पर, लार अम्लीय होती है। लार अम्लीय होती है, मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है, ठीक है भाई। और लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.8। पीएच वैल्यू के बारे में आप जानते भी होंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएच वैल्यू किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं। 0 से 14 तक होती है, 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 क्षारीय। 7 जो होता है ये निष्क्रिय होता है, ठीक है, न्यूट्रल होगा भाई, बीच की वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका जो पीएच मान होता है ये इतना होता है, ठीक है। तो लार में 2 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं, टाइलिन व माल्टेस। ये आप याद कर लें, टाइलिन व माल्टेस, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आंतरिक रस होता है वो क्षारीय होता है। आंतों में जो पाया जाता है वो आंतरिक रस क्षारीय होता है। उसका पीएच मान हम बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु क्षारीय है तो उसका मान 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं अगली तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सतीन, सान्याल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा और एमएन राय। तो अब आप बताएं कि किसने की थी, ठीक है। तो 1924 में आपको ऑप्शन दिखेगा, सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। ये अंतर अक्सर आपको कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मन ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना विनय दामोदकर सावरकर ने की थी। फॉरवर्ड वर्ल्ड की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये सारी चीजें लाला हरदयाल ने आपकी गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो जो डिटेल मुझे इंपॉर्टेंट लगती है यार दोस्तों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो आज का आखिरी प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय व आत्मा का? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार और उपरोक्त सभी। और अगर आपने ऑप्शन अपना सोच लिया हो तो मैं भी क्लिक करता हूं आपके सामने, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का और प्रस्तावना को संविधान का आईना कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आईना कहा जाता है। अब मैं इसी से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा और इस क्लास को एंड करना चाहूंगा। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें होती है? आर्टिकल 19(1) में होती है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पृश्यता का अंत करता है। और जो 18 है, अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है, इन्हीं में जोड़ मरोड़ के ये जो आप लोगों को प्रधानमंत्री वगैरह जो महावीर चक्र ये सब देते हैं ना, ठीक है, अशोक चक्र, ये सब उपाधियों का अंत से ही देते, उसी में आर्टिकल है, उसी से ये लोग देते हैं। और ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, इस बात को भी आप अच्छे समझ लें। अनुच्छेद 14 आप जान लें, विधि की समझ समानता है। और अनुच्छेद 32 है क्या आर्टिकल? बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार भाई, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको याद रखना, कमेंट करके जरूर बताना कि एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी ने क्या किया? अध्यक्षता की थी, ठीक है। जुड़े रहिएगा दोस्तों मैथ्स वॉरियर्स के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक गाइस।